वेलकम। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर विनय मैसूरिया, कंसाइज होम्योपैथी, जो पिछले 8 साल से सूरत शहर में रन हो रही है। तो आज हम होम्योपैथी के बारे में कुछ जानेंगे और जिससे हमारे लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट हो सके, ऐसी नॉलेज आज हम उससे लेंगे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर के इंट्रो से। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विनय मैसूरिया है। पिछले 8 साल से मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारी स्पेशलिटी क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा है। मेरे क्लिनिक का नाम कंसाइज होम्योपैथी क्लिनिक है, जो सूरत शहर में है। तो हम हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे होम्योपैथी से कि भाई ये होम्योपैथी क्या है, उसके बारे में हम पहले लोगों को मार्गदर्शन देंगे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि होम्योपैथी क्या है और उसका साइंटिफिक बेस क्या है। होम्योपैथी को साइंटिफिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा बॉडी को समझना पड़ेगा। आप एकदम आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। बॉडी के अंदर मेन 3 सिस्टम को आप समझ लीजिए। सबसे पहले नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम। ठीक है। अभी जब भी हम रहते हैं, माहौल के अंदर रहते हैं, कोई भी स्ट्रेस वाला माहौल रहता है, जब भी स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है, तो नर्वस सिस्टम वो स्ट्रेस को पकड़ती है, परसीव करती है। ठीक है। अभी जैसे नर्वस सिस्टम ने स्ट्रेस फील किया, तो जैसे बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हुए और उसका इम्पैक्ट पड़ा एंडोक्राइन सिस्टम पे, वहाँ पे हार्मोन चेंज हो गए। अभी हार्मोन जैसे जैसे चेंज हुए तो वो इम्पैक्ट पड़ता है इम्यूनिटी के ऊपर। अभी वो इम्यूनिटी वीक होनी चालू हो जाती है। ठीक है। तो अभी ये नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम, ये तीनों सिस्टम का पूरा एक रेगुलेटरी सिस्टम बनता है। और जब भी नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी तो उसके साथ साथ ये एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि हार्मोन के अंदर चेंज आएगा, और हार्मोन के अंदर चेंज आने की वजह से इम्यूनिटी में गड़बड़ होगा। ठीक है। अभी क्या होता है कि होम्योपैथी के अंदर ये होता है कि होम्योपैथी माइक्रो सिग्नल है जो बॉडी के अंदर जाएगा और ये नर्वस सिस्टम के अंदर रहे न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर एक्ट करता है। अब ये एकदम माइक्रो लेवल पे होता है और वहां पे जैसे एक्ट करेगा तो बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम है ना, वो धीरे धीरे बैलेंस में आना चालू होगा। अभी ये रेगुलेटरी सिस्टम जैसे जैसे बैलेंस में आएगा तो बॉडी जो भी डिजीज रहता है उसको रिस्टोर करना चालू कर देता है। ये पूरा उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि भाई हम कैसे उसको समझ पाते हैं। और अभी के मॉडर्न साइंस के भी न्यू रिसर्च है, उसके अंदर ये भी देखा गया है कि होम्योपैथी मेडिसिन के नैनो पार्टिकल्स रहते हैं। वो नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे रहते हैं कि वो बॉडी के सेल के अंदर के मैसेंजर को चेंज कर देते हैं और वहाँ से पूरा मैकेनिज्म के अंदर रिस्टोरेशन चालू होता है। और इसी की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैंने ये दवाई लिया, दवा लेते हैं तब तक ठीक रहता है, फिर से तकलीफ हो जाता है, दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहता है, फिर से तकलीफ हो जाता है। ठीक है। तो होम्योपैथी इम्यूनिटी को ट्रेन करती है कि जो भी बीमारी बार बार आती है उसको हैंडल करने के लिए। तो बहुत से पेशेंट के होम्योपैथी चालू करने के बाद जो बीमारी बार बार रिपीट होती है वो रिपीट होना बंद कर देती है। तो रिपीट होना बंद क्यों किया? क्योंकि बॉडी ने वो रेगुलेटरी सिस्टम था ना, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, उसको फिर से नॉर्मलाइज किया। और नॉर्मलाइज किया, इसकी वजह से वो डिजीज रिपीट हो रहा था वो स्टॉप हो गया। ऐसे होम्योपैथी बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज के ऊपर बहुत अच्छी असर दिखाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। होम्योपैथी में मिथ vs रियलिटी क्या है? देखो, होम्योपैथी के अंदर सबसे पहले बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। ठीक है। अभी ये बात समझिए, ये पूरा सच नहीं है। बहुत से एक्यूट केसेस रहते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, ऐसे एक्यूट केसेस जो भी रहते हैं, उसके अंदर होम्योपैथी जितना तेजी से बीमारी आती है उतना तेजी से बीमारी जाती भी है। तो होम्योपैथी के अंदर वहाँ पे एकदम स्पीडी रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है। और बहुत से डिजीज ऐसे भी है, जैसे कि एक्यूट कंडीशन मतलब कि बहुत माइग्रेन की तकलीफ है, बहुत समय से थोड़ा थोड़ा हो रहा था, आता है जाता है, अभी 3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही स्पीडी वर्क करती है। ठीक है। अभी जो स्लो काम करती है ना, वो क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक मतलब कि लंबे समय से चलती आ रही बीमारी है। ठीक है। अभी लंबे समय से जो बीमारी चलती है ना, तो उसको रिवर्स होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम नेचुरल तरीके से उसको रिवर्स करने के लिए बॉडी को थोड़ा समय देना पड़ता है। और होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो केमिकल बेस्ड नहीं रहती है,
वो जो भी टॉक्सिन रहता है उसका डाइल्यूट फॉर्म रहता है, और वो डाइल्यूट फॉर्म हमारे बॉडी के सेल को स्टिम्युलेट करता है रिस्टोरेशन के लिए। अभी वो जैसे रिस्टोर होगा तो वो स्लोली बॉडी को नेचुरल वे से क्योर करेगी, और वहाँ पे समय लगता है। ओके। बराबर, इसीलिए सब बोलते हैं कि उसमें टाइम लगता है, लेकिन टाइम, कोई 12 साल से बीमारी चल रही है तो वो एक झटके में एक दिन में तो चली नहीं जाएगी, तो उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसीलिए वो सब ऐसा समझते हैं कि भाई होम्योपैथी स्लो, लेकिन होम्योपैथी स्लो होती है लेकिन वो परमानेंट क्योर भी देती है। ओके। होम्योपैथी से कौन से क्रोनिक रोग अच्छे हो सकते हैं? जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 8 साल का, होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी स्किन की तकलीफ़ें रहती है कि जो परमानेंट ठीक नहीं हो रही है, और मेडिसिन से वैसे बहुत से पेशेंट आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। स्किन की तकलीफ़ें, एलर्जी की तकलीफ़ें, थायराइड की तकलीफ़ें, पीसीओडी की तकलीफ़ें, अस्थमा की तकलीफ़ें, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लंबे समय तक चलती रहती है। ऐसे केस के अंदर होम्योपैथी का यूज़ बहुत फ़ायदा देती है। ओके। और बहुत सारे केस ऐसे रहते हैं जो ड्रग डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कि वहाँ पे वो एलोपैथी दवाई चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं रह सकते। ऐसे केस के अंदर एलोपैथी दवाई के साथ होम्योपैथी दोनों साथ में चला के भी बहुत सारा अच्छे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और ड्रग डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। ओके। तो ये एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या डिफरेंट है? एलोपैथी जो मेडिसिन है ना, एलोपैथी को आप ऐसे समझिए कि सिस्टम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के अंदर एलोपैथी सबसे बेस्ट है। अगर बहुत इमरजेंसी है, फ्रैक्चर है या कुछ भी, कोई भी आप कंडीशन समझ लो, इमरजेंसी की कंडीशन है तो एलोपैथी सबसे बेस्ट है, वरदान है। ठीक है, अभी कोई भी सिचुएशन है, इमरजेंसी है, आपने जो कि एलोपैथी मेडिसिन लिया उसको कंट्रोल कर लिया, अभी कंट्रोल कर लिया, अभी जो कि आपको लगता है कि भाई चलो मेडिसिन से जो कि ठीक हो गया, जैसे एलोपैथी मेडिसिन बंद किया तो वो तकलीफ फिर से आई, फिर से एलोपैथी लिया, फिर से नॉर्मल हो गया, फिर से उसको बंद किया तो फिर से तकलीफ आई। अभी ऐसी कंडीशन के अंदर होम्योपैथी काम करती है, और जो बार बार रिपीट होती है ना जो कंडीशन, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जो बॉडी के अंदर एक पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न को हम होम्योपैथी दवाई से ब्रेक कर सकते हैं। और जो मेरा मानना है, तो होम्योपैथी और एलोपैथी को मिक्स करके जो भी ट्रीटमेंट देते हैं ना, वहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो भी इमरजेंसी तकलीफ आएगी, जो भी ज़्यादा तकलीफ आएगी, उसको एलोपैथी कंट्रोल करेगा, और जो बार बार जो रिपीटेड मोड में जो आता है उसको होम्योपैथी कंट्रोल करेगा। ओके। तो यहाँ पे जो कि हम पेशेंट के फायदे के लिए दोनों साथ में चला सकते हैं। और ये रिपीटेड जो भी मेडिसिन लेते हैं उससे क्या प्रॉब्लम सप्रेस होती है? बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि भाई स्किन का तकलीफ रहता है, स्किन का तकलीफ का जो कि जब तक दवाई लिया तब तक ठीक हो जाता है, फिर से तकलीफ बाहर आया, फिर से दवाई लिया, ऐसे बार बार एक ही दवाई लेते 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 डिजीज सप्रेस हो जाता है। सप्रेस का मतलब क्या होता है कि भाई डिजीज जो रोग है वो शरीर के अंदर ही है, लेकिन जगह चेंज कर रहा है। ओके। जैसे कि जो कि स्किन का तकलीफ ठीक हो गया, सांस का तकलीफ चालू हो गया। अभी रोग ने सिर्फ अपना स्वरूप चेंज किया है, रोग तो वही है। समझते हो कि भाई पेशेंट को लगता है कि स्किन का तकलीफ ठीक हो गया, लेकिन स्किन का तकलीफ दब गया और वो जाके लंग्स के अंदर चला गया। अभी जो कि उनको लंग्स की तकलीफ चालू हो गई, सांस की तकलीफ चालू हो गई, ऐसा चालू हो गया। अभी बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे सांस की दवाई चालू किया तो सांस का ठीक हो गया, स्किन के ऊपर चालू हो गया। तो रोग ऐसे बॉडी के अंदर घूमता रहता है। अभी रोग घूमता रहता है, अभी एक पैटर्न बन जाता है कि भाई स्किन का दवाई किया तो और कोई जगह पे चला गया, वहां पे दवाई किया तो और कोई जगह पे चला गया। अभी ये जो रहता है ना, इसको बोलते हैं सप्रेशन। ओके। और डिजीज सप्रेस होता रहता है, क्योर नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है। अभी यही पैटर्न जो बॉडी के अंदर बनता है ना, वो सालों से चलता रहता है। अभी ये पैटर्न को तोड़ने के लिए होम्योपैथी सबसे बेस्ट दवाई रहती है कि भाई ये पैटर्न एक बार टूटेगा तो ये सब निकलेगा, अभी ये निकलेगा तो परमानेंट सॉल्व होगा। ओके। अभी मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे भी सेम टू सेम ऐसा था। मेरे को चेहरे पे पिंपल्स बहुत थे, तो मैंने कंटिन्यू 2 से 3 साल उसकी दवाई ली है, उसकी ट्रीटमेंट की है, तो उसके हिसाब से मेरे को पिंपल्स तो ठीक हो गए, पर जो मैं पहले काम कर सकता था, मेरे को थकान नहीं होती थी, वो जॉब होने लगी है। तो एक तो कंप्लीट हो गया पर दूसरा छोड़ के गया। हाँ, तो वैसा हुआ। तो ऐसा रहता है कि भाई आपने जो कि स्किन के ऊपर कोई तकलीफ था, उसका कोई ट्रीटमेंट किया, चलो वो तो ठीक हो गया, लेकिन बॉडी के और एक सिस्टम को जो कि थोड़ा सा बिगाड़ के चला गया। हाँ। तो अभी वो थकान महसूस होती है कि भाई काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा आपको कमजोर करके चला गया।
ओके। ऐसा रहता है। अभी उसको भी जो कि नॉर्मल ये पैटर्न को समझ के, आपका कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के अगर दवाई हम दे, तो मेन चीज़ रहती है कि भाई आपका जो भी तकलीफ है वो बॉडी के बाहर निकलना चाहिए। और बॉडी के बाहर निकलेगा, हो सकता है कि भाई संडास पेशाब में निकल जाए, या फिर जो कि पसीना के अंदर निकले, या फिर जो कि कोई ना कोई चीज़ से बाहर आएगा, या फिर स्किन के ऊपर आएगा, और वहाँ से निकलेगा तो ही वो टॉक्सिन बाहर जाएगा। होम्योपैथी का कोई भी केस टेकिंग होता है तो उसमें बहुत सवाल क्यों होते हैं? ये बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं। देखो, होम्योपैथी मैंने आपको समझाया कि अभी जो कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बराबर। अभी नर्वस सिस्टम ने क्या किया, कभी आजू बाजू को जो भी घटनाएं हुई उसको परसीव किया कि भाई फॉर एग्जांपल कोई बैड न्यूज़ आया और मेरे कान में मैंने सुना कि कोई फैमिली में ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, मैं घबरा जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं घबरा जाऊंगा, मतलब कि कुछ स्ट्रेस वाला माहौल आया, मेरा स्ट्रेस बढ़ने लगा। अभी यही चीज़ स्ट्रेस वाली कोई भी घटनाएं लाइफ के अंदर बार बार होती रहती है। स्ट्रेस के टॉपिक चेंज होते हैं लेकिन स्ट्रेस आता रहता है। ठीक है, अभी ये जैसे आता रहता है ना, तो बॉडी की एक पैटर्न बन जाती है स्ट्रेस को लेने की। अभी ये जो कि बॉडी जो कि स्ट्रेस लेता रहता है, अभी बॉडी की जो पैटर्न बन जाती है ना, वही पैटर्न उसको क्रॉनिक डिजीज के अंदर, लंबे समय वाले जो क्रॉनिक डिजीज रहते हैं, क्रॉनिक डिजीज के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट आएगा कि भाई ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, तो हम जो कि जाते हैं कि भाई चलो पहले सिम्टम्स जो कि दिए, तो सिम्टम्स पूछे क्या क्या तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी पेशेंट के सिम्टम्स रहते हैं वो सब नोट डाउन किया। तो हम उसके पीछे जाते हैं कि भाई ये सिम्टम्स किस वजह से आए, तो पहले तो क्वेश्चनिंग ये सब रहता है। अभी जो कि पेशेंट को पूछते हैं कि कितने समय से चालू हुआ है, क्या क्या तकलीफ हो रहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है कि भाई चलो ब्लड रिपोर्ट करवाया, जो भी इन्वेस्टिगेशन कराया, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, वो सब करवाया, तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई चलो कि भाई ब्लड रिपोर्ट के अंदर थायराइड आया। ठीक है, अभी जो कि ये मालूम तो पड़ गया कि थायराइड रिपोर्ट के अंदर है, उसकी वजह से ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी एज अ होम्योपैथ हमें इसके भी पीछे जाना है ओके। कि भाई ये पर्सन को थायराइड क्यों आया। ठीक है, तो अभी मैंने बताया न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम। अभी ये जो थायराइड ग्लैंड है वो एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो अभी ऐसे कौन से इमोशन थे जो डिस्टर्ब हुए हैं जिसकी वजह से थायराइड आया है। अब ये थायराइड की वजह से सब सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी पेशेंट को सिर्फ सिम्टम्स दिख रहे हैं, पेशेंट जो भी एक्सप्लेन करेगा वो सिम्टम्स एक्सप्लेन करेगा कि मेरा वेट बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन के ऊपर तकलीफ हो रहा है वगैरह। हमने रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट के अंदर थायराइड दिखा। अभी एज अ होम्योपैथ ये थायराइड के पीछे जाना है कि भाई थायराइड क्यों आया, ऐसी लाइफ के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, ऐसे कौन से स्ट्रेसफुल घटनाएं हुई कि जहाँ से उसका इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ, इम्बैलेंस हुआ, और वहाँ से उसके न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हुए। अभी ये सब हम सवाल पूछते हैं तो पूरी लाइफ हिस्ट्री पूछते हैं कि भाई आपका बचपन में क्या था, बचपन में, क्योंकि बहुत सारे रोग रहते हैं चाइल्डहुड ट्रोमा की वजह से। ओके। छोटे छोटे थे तब ऐसी ऐसी घटनाएं फील की, ऐसी ऐसी घटना में इमोशनल डिस्टर्बेंस रहा था, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंज आना चालू हो गया, और वो चेंज की वजह से बीमारी आई। ठीक है, अभी रिपोर्ट के अंदर वो इमोशनल डिस्टर्बेंस थोड़ी दिखेंगे, रिपोर्ट के अंदर वो घटनाएं थोड़ी दिखेगी। तो ये घटना पूछने के लिए हम पेशेंट को पूछते हैं कि भाई बचपन में क्या हुआ था, चाइल्डहुड में क्या हुआ था, आप क्या काम करते हो, आपका फैमिली स्ट्रेस है कि नहीं है, बिजनेस में कोई स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये सब पूरा हमारा जो कि डिटेलिंग रहता है, और वो डिटेलिंग को बोलते हैं प्योर केस टेकिंग। ओके। और यही केस टेकिंग के मुताबिक हमारा ट्रीटमेंट रहता है, और ऐसे करते हैं ना तो ही हम पेशेंट को पूरी तरीके से समझ पाते हैं, और हम अच्छे से पेशेंट को समझेंगे तो ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इसलिए इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं। होम्योपैथी में सर्जरी को भी अवॉइड किया जा सकता है? प्योर सर्जिकल केस रहते हैं ना, वहाँ पे तो हम पूरा एडवाइस देते हैं कि भाई आप सर्जरी ही करवा लो। ओके। हाँ, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड कोई केस रहता है, मॉडरेट केस रहता है, वहाँ पे हम होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं, वहाँ से जो कि हम सर्जरी को कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इमरजेंसी केस बन जाता है या फिर कुछ ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो फिर हम बोलते हैं कि भाई उससे अच्छा आप सर्जरी करवा लो। होम्योपैथी सारी सर्जरी को अवॉइड नहीं करता है, माइल्ड टू मॉडरेट केस के अंदर होम्योपैथी हेल्प करता है, सीवियर केस के अंदर सर्जरी बेस्ड। अभी मेरे बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर है
जो मेरे फ्रेंड में है, मेरे सर्कल में है, तो कई बार मिलना होता है तो उसके मुंह से एक बार एक सुनने को मिलता है कि भाई मायाज़म होता है, मायाज़म होता है, मायाज़म के ऊपर हाँ काम हाँ होता है। तो हाँ ये हाँ। प्रॉपर मायाज़म क्या है वो मुझे पता नहीं है, तो वो मायाज़म क्या है वो बताओ ना। ओके ओके। देखो जैसे आयुर्वेदिक के अंदर वात पित्त कफ आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे कि उसकी आयुर्वेदिक की सारी ट्रीटमेंट इसके ऊपर रहती है, वैसे होम्योपैथी के अंदर परमानेंट क्योर के लिए ये मायाजम रहते हैं। मायाजम सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, ये मायाजम रहते हैं। अभी इसको एकदम आसान भाषा में मैं समझाऊँ ना, तो ये एक बॉडी की पैटर्न है। जैसे कि एक पैटर्न ऐसी रहती है कि सिर्फ इन्फ्लामेटरी बेस के ऊपर सारे डिजीज रहते हैं, जैसे कि सिर्फ छोटा मोटा एसिडिटी, पेशाब के अंदर जलन होना या फिर इचिंग होना, ये सोरा मायाजम, ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसे जो कि 3 पैटर्न रहते हैं कि भाई एक कंस्ट्रिक्टिव मायाजम है, साइकोसिस, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता है कि जैसे कि ट्यूमर होना, चर्बी का गांठ होना, फाइब्रोइड ट्यूमर होना, ये सब उसके अंदर आता है। और सिफिलिस मायाजम के अंदर वो भी एक बॉडी का एक पैटर्न बताती है कि भाई डिस्ट्रक्शन होना, कि भाई बहुत से लोगों को भाई डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी जो कि आ जाती है, तो वहाँ पे जो कि ये बॉडी की पैटर्न को बताते हैं, और ये पैटर्न के अनुसार होम्योपैथी मेडिसिन अगर देते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और बहुत ही जल्दी हम उसको रिस्टोर कर पाते हैं। होम्योपैथी की कोई भी ट्रीटमेंट में ये डाइट और लाइफस्टाइल का क्या रोल होता है? देखो डाइट और लाइफस्टाइल तो जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराओ या कोई भी ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है। अगर आपको परमानेंट सॉल्व करना है, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको लाइफस्टाइल के अंदर चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि भाई आप ये ले लोगे तो पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे और ये दवाई ले लोगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी आप ये समझो कि हाँ कुछ कुछ है कि जैसे कि कुछ ऐसी दवाई देती है, हम दवाई देते हैं कि उसके अंदर कुछ परहेज करना पड़ता है, जैसे कि हम कच्चा प्याज खाना को बंद कर देते हैं, कच्चा प्याज है, कच्चा लहसुन है, कॉफ़ी है, वो सब हम बंद करवाते हैं। उसका रीज़न ये है कि प्याज में से भी एक दवाई बनती है होम्योपैथी के अंदर, जिसे बोलते हैं एलियम सेपा, ठीक है। अगर मैंने आपको कोई दवाई दिया और वो दवाई का एंटीडोट अगर एलियम सेपा है, तो हम प्याज बंद करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के कोई एक दवाई मैंने दिया, वो हमारे सारी दवाई का एक एक एंटीडोट भी आता है कि भाई ये दवाई के सिम्टम्स है, उसको एंटीडोट करने के लिए ये दवाई है। तो एक दवाई मैंने आपको अगर प्रिस्क्राइब किया है और वही दवाई का एंटीडोट अगर एलियम सेपा है जो प्याज में से बनती है, तो मैं वो प्याज खाना आपको बंद करवाऊंगा कि भाई जब तक दवाई चल रहा है तब तक प्याज खाना बंद रखिए। ऐसे हम उसको जो कि कर सकते हैं, ऐसे जो कि हम उसको डाइट के अंदर थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि भाई ये नहीं खाना है। बाकी अब हेल्दी डाइट बहुत ही ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी तो ही आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर रहेगा। और डाइट के अंदर हम जो कि पेशेंट को बोलते हैं कि भाई बेसन वाला चीज़ हम बंद करवा देते हैं, ब्रेड वाला चीज़ हम बंद करवा देते हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ एक ऐसी है जिसको पचाने के लिए आंत को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जो कि इम्यून सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए हम जो कि ये दोनों चीज़ बंद करवा देते हैं, क्योंकि ये अभी के माहौल के अंदर ये दोनों चीज़ प्रोसेस फूड है, वो जो प्रोसेस करके आते हैं या फिर ज़्यादा ऑयली रहती है या फिर जो कि बहुत सारे ब्रेड वाली जो भी आइटम रहती है सब बंद करवा देते हैं। अभी जैसे आंत को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो वहाँ पे जो कि इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और हमें जो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और पेशेंट को ठीक करना है, तो उसके लिए आंत का रिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसी डाइट देते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, तो पेशेंट के लिए भी अच्छा है और जो कि मेडिसिन को वर्क करने के लिए भी अच्छा वे मिल जाता है। नहीं, वो बढ़िया है कि भाई कोई भी ट्रीटमेंट हो रही है उसमें डाइट और लाइफस्टाइल का तो रोल होना चाहिए। परफेक्ट। क्योंकि बहुत से मैंने एडवर्टाइज वगैरह ऐसे देखे हैं कि भाई आप बर्गर पिज़्ज़ा भी खाओ और अपना वज़न कम भी करो, तो मेरे हिसाब से मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा था, पर लोग अपना मार्केटिंग या जो भी बोलो प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो रियली में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। किसी को भी खुद का कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करना हो तो उसको डाइट और लाइफस्टाइल को तो मेंटेन करना ही चाहिए। ये बात एकदम सही बोली आपने कि ऐसा तो होता ही नहीं है कि भाई आप पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे और हेल्दी रहोगे। हाँ, होता ठीक है, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अगर जो कि आपके बॉडी को ठीक रखना है तो लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, डाइट के अंदर सुधार करना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है।
अभी होम्योपैथी की कोई एक रियल स्टोरी, केस स्टोरी बताओ ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे जो कि माइग्रेन के केस आते हैं। ओके। अभी देखो माइग्रेन के केस के अंदर क्या रहता है कि भाई पेशेंट रहता है कि बहुत सालों से सर दर्द तकलीफ हो रहा है, डॉक्टर को बताया, पेन किलर लिख के दिया, जब भी ज़रूरत पड़ा तो पेन किलर लेते हैं। और जो उसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो कि MRI CT स्कैन जो भी रिपोर्ट लेके आते हैं उसके अंदर सब नील है, सब नॉर्मल है। वो बोलते हैं कि भाई ब्रेन के अंदर सब नॉर्मल है, फिर भी ये दर्द क्यों हो रहा है। अभी क्या होता है कि जब भी दर्द होता है ना तो हम जो कि उसका कारण ढूंढते हैं कि भाई कारण ढूंढो कि माइंड के अंदर कुछ तकलीफ है कि नहीं है, कुछ ब्लॉकेज है कि नहीं, स्ट्रोक है कि नहीं है, कोई ऐसा तकलीफ तो नहीं है ना। लेकिन रिपोर्ट सब नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी दर्द चालू है। ठीक है, तो यहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे जो कि हम ये पूछते हैं कि भाई आपकी लाइफ के अंदर पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं हुई है जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील किया है, और वो सब घटना को हम निकालते हैं। उसके मुताबिक जो कि पूरा केस टेकिंग हमारा पूरा रहता है डिटेल के अंदर। और वैसे जो कि मेरा एक पेशेंट है, 8 साल से उनको माइग्रेन का तकलीफ था। ओके। हाँ, 8 साल के और उनको एक कैसा माइग्रेन का तकलीफ था कि यहाँ से जो कि दर्द चालू होता है, पूरा जो कि दर्द धीरे धीरे करके ऊपर आता है और पूरा आंख लाल हो जाता है। पेशेंट का जो कि शब्द था कि भाई डॉक्टर साहब ऐसा दर्द होता है कि आंख पूरी बाहर निकल जाएगी, ऐसा दर्द होता है। अभी ऐसे जो पेशेंट रहते हैं ना, ये पूरा पैटर्न रहता है होम्योपैथी के अंदर और मेडिसिन के अंदर पूरा पैटर्न बताया गया है कि भाई इस टाइप का दर्द रहता है तो ये दवाई रहती है, इस टाइप का दर्द रहता है तो ये दवाई रहती है। अभी जो कॉज रहता है ना, तो कॉज बहुत जरूरी है कि दर्द क्यों आया। ओके। अभी रिपोर्ट के अंदर तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस है कि जिसकी वजह से ये आया है। अभी देखो ये पैटर्न जो भी रहता है ना, ये पैटर्न के अनुसार होम्योपैथी के अंदर एक दवाई आती है सेंग्यूनारिया करके। मैंने सेंग्यूनारिया 200 का सिर्फ 2 डोज दिया। वो पेशेंट को इतना आराम मिला कि सिर्फ 2 डोज के बाद उसको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वो पेशेंट ठीक होने के 2 साल बाद भी जो कि मेरे क्लिनिक पे आया कि सर आपने जो वो 2 डोज दिया था ना, उसके बाद मुझे कभी हेडेक हुआ ही नहीं। ओके। तो ये होम्योपैथी का ब्यूटी है कि भाई ऐसे होम्योपैथी काम करता है बहुत बढ़िया। क्या रहता है कि आप एक बात समझिए कि फॉर एग्जांपल कि एकदम सिंपल हेडेक है, ठीक है। तो अभी हेडेक आपको लग रहा है हेडेक है, लेकिन हेडेक के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट है, उसको होता है कि भाई हेडेक, पेट में गड़बड़ है, उसकी वजह से हेडेक है। ओके। एक पेशेंट बोलता है कि भाई रात को नींद अच्छे से नहीं आई, इसके लिए हेडेक है। एक पेशेंट बोलता है कि भाई लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, उसकी वजह से हेडेक है। ओके। अभी तीनों को हेडेक है, लेकिन तीनों का रीजन अलग अलग है। अभी क्या होता है कि भाई हमको सिर्फ हेडेक दिख रहा है, लेकिन एज अ होम्योपैथ हेडेक के पीछे क्या है वो हमारा काम है देखना। अभी ये तीनों पेशेंट आए, तीनों को हेडेक है, तीनों का रीजन अलग अलग है, तो तीनों का दवाई अलग अलग आएगा। ओके। अभी पेशेंट बोलते हैं ना कि भाई हाँ, एलोपैथी के अंदर सिंपल पेन किलर ले लिए, ठीक हो गया। लेकिन जब तक कॉज, उसका मेन रीजन हमने दूर नहीं किया, तब तक वो हेडेक वापस आता रहेगा। तो पेन किलर से, तो पेन किलर का जितना पावर होगा तब तक ठीक रहेगा, वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसका कॉज मैंने दूर कर दिया तो वो वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ज़्यादातर मेरे केस के अंदर बहुत से पेशेंट ऐसे रहते हैं कि भाई हफ्ते के अंदर 2 बार हेडेक रहता है, सर पेन किलर लेना ही पड़ता है। होम्योपैथी दवाई जैसे चालू करते हैं ना, तो ये ड्रग डिपेंडेंसी कम हो जाती है। उसके बाद पेशेंट बोलते हैं कि भाई अभी जो पहले हफ्ते में 2 बार हेडेक हो रहा था ना, अभी जो कि हफ्ते के अंदर जो कि ऐसा हेडेक नहीं रहता है, एक बार एकदम माइनर हेडेक रहता है, बाकी नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे करके पेशेंट बोलते हैं कि अभी महीने में 1 बार हेडेक रहता है। फिर धीरे धीरे करके बोलते हैं अभी 3 महीने से हेडेक हुआ ही नहीं है। तो ऐसे इम्यूनिटी हमारी ऐसे काम करती है, ऐसे धीरे धीरे करके जैसे जैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाएगी तो वो हेडेक की पैटर्न को निकाल देगी, और ऐसे वो परमानेंट निकलेगा। अभी जो आपके साथ जो डिस्कशन की, उससे मुझे तो ऐसा पता चला कि भाई होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेनी है तो शांति तो रखनी पड़ेगी। हाँ, आपको धीरज रखनी पड़ेगी, वो तो है ही। और उसके साथ जो हमारा स्मॉल क्वेश्चन वगैरह होता है उसका सारा जवाब देना पड़ेगा कि भाई हमारी लाइफ में हमने पहले ये किया है, अभी ये कर रहे हैं, सब। परफेक्ट। देखो केस टेकिंग के दौरान पेशेंट हमें जितनी सच्चाई से आंसर देगा ना, उतना अच्छा दवाई हम दे पाएंगे।
ओके क्योंकि हमारा पूरा केस टेकिंग आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, आप किस इमोशन में बात कर रहे हो, आपकी पास्ट के अंदर आपने क्या क्या तकलीफें सहन किया हुआ है, आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो आपका स्वभाव जितना ओपन माइंड से बात करोगे, जितना मन खोल के बात करोगे, उतना आसानी से हम दवाई सिलेक्ट कर पाते और उतना आसानी से हम इतना जल्दी ठीक कर पाते। ओके तो वो बात आपने काफ़ी अच्छा बोला कि भाई हाँ, केस टेकिंग के दरमियान हम पेशेंट को बोलते भी है कि आप जितना मन खोल के बात करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके अभी एक क्वेश्चन था मुझे कि कंसाइज होम्योपैथी है तो कंसाइज होम्योपैथी के पास से ही होम्योपैथी की ट्रीटमेंट क्यों लेनी चाहिए? हमारे पास जो भी अपॉइंटमेंट आता है ना, तो हम सबसे पहले उनके सारे रिपोर्ट मंगवाते हैं ओके कि भाई आपने कोई कहीं पे बताया हो, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन किया हो, कोई रिपोर्ट्स हो तो रिपोर्ट हमें भेजिए। ठीक है, तो 80 to 90% सब जो भी केस आते हैं ना, ऑलरेडी बहुत सारे रिपोर्ट करवा चुके रहते हैं। ओके तो वो सब जो भी हम रिपोर्ट पहले मंगवाते, रिपोर्ट हम स्टडी करते हैं पहले, और हमें पूरा रिपोर्ट स्टडी करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट देते, और अपॉइंटमेंट देते उसके बाद पेशेंट को बुलाते, और उसके बाद हमारा केस टेकिंग का प्रोसेस चालू होता है, जो कम से कम 1 से 2.5 घंटे का होता है। ओके 1 से 2.5 घंटे पूरा हम डिस्कशन करते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री का पूरा डिस्कशन करते हैं। ऑलरेडी हमने उसके रिपोर्ट के ऊपर स्टडी किया हुआ रहता है। अभी ये पूरा केस स्टडी करने के बाद हम पेशेंट को बहुत आसानी से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके तो जो भी पेशेंट आता है ना, तो हम सीधा अपॉइंटमेंट नहीं देते, हम उनको जो कि पहले सब रिपोर्ट मंगवाते, पूरा केस स्टडी करते, उसके बाद उसके ऊपर काम करते। तो ये हमारा एक टेक्निक हमने डेवलप किया हुआ है कि हम पहले पूरे पेशेंट के रिपोर्ट को समझेंगे, उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट देंगे। ओके आज डॉक्टर विनय मैसूरिया से होम्योपैथी की बातचीत करके बहुत मज़ा आया और बहुत सी जो बात थी होम्योपैथी के रिलेटेड उसको में मुझे और आपको जानने को मिली, उसके लिए डॉक्टर का खूब खूब धन्यवाद। और ऐसे ही नए पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और होम्योपैथी के रिलेटेड कोई भी आपको रिक्वायरमेंट या डिसीज़ होता है तो आप ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए कंसाइज होम्योपैथी डॉक्टर विनय मैसूरिया की। थैंक यू। थैंक यू।